नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अपनी जो मंजरी है, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, उसका पाठ 11 पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने कहा था आप लोग अपने घर से एक बार पढ़ के आएंगे। कौन कौन पढ़ कर आया है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे पढ़ कर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे घर से इस पाठ को पढ़ कर आएंगे उन्हें ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ। ये पाठ है आत्मनिर्भरता। ये पाठ आप देख लें, ये पाठ है हमारी मंजरी जो है, मंजरी से ये पाठ आत्मनिर्भरता पाठ 11। आत्मनिर्भरता शब्द जो है बच्चों, आत्मनिर्भरता का अर्थ कौन कौन जानता है? हाँ, ठीक, बिल्कुल सही बताया। आत्मनिर्भरता का मतलब है खुद पर निर्भर रहना। लेकिन खुद पर निर्भर रहना दो प्रकार से होता है। एक तो भौतिक रूप से खुद पर निर्भर होना, जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने लिए अर्न करते हैं, या जो भी लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, ये तो हमारी भौतिक आत्मनिर्भरता है। लेकिन बच्चों, एक मानसिक और भावनात्मक आत्मनिर्भरता होती है। तो जो ये प्रस्तुत पाठ है, इसमें हम अपनी मानसिक, भावनात्मक, अपनी जो इमोशनल आत्मनिर्भरता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये पाठ जो है वो निबंध लेखन है। क्या है बच्चों? ये निबंध लेखन है। निबंध लेखन जो है, निबंध जो है वो गद्य लेखन की बहुत महत्वपूर्ण विधा है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निबंध में लिखी गई हैं। जो गूढ़ बातें हैं, जो लेख होते हैं, बड़े बड़े लिखे जाते हैं, जो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, तमाम तरीके की बातें लिखी जाती हैं हिंदी साहित्य में, वो किस विधा में आती हैं? किस विधा में आती हैं? यस, बिल्कुल सही, वो निबंध लेखन की विधा में आती हैं। तो आज मैं आप लोगों को, मैंने पिछले पाठ में भी बताया था ना कि जब आप अपनी अगली क्लास में जाएंगे, जब आप इसके बाद बड़ी क्लास में जाएंगे, तो आपका साहित्य की बहुत बड़ी दुनिया से परिचय होगा। तब आप तमाम विधाओं के बारे में जानेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में पहले निबंध विधा के बारे में बताऊंगी। साहित्य की ये एक बेहद महत्वपूर्ण विधा है, निबंध विधा। लेकिन इस निबंध को लिखा किसने है? इस निबंध को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सबसे पहले हम आपको इसके लेखक के बारे में बता दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उनको सबसे ज़्यादा, वैसे तो वो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, चिंतामणि, तुलसीदास, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है जिस काम के लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। वो काम है बच्चों, पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास था। पहले ऐसे था कि हिंदी साहित्य तो बहुत सालों से लिखा जा रहा था, लेकिन हिंदी साहित्य का कोई क्रमबद्ध इतिहास हमारे पास मौजूद नहीं था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूरा हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास लिखा, कई चरणों में कई किताबें लिख करके। तो आज हमारे पास हमारे जो हिंदी साहित्य है उसका एक क्रमबद्ध इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही बदौलत हमारे पास मौजूद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े समीक्षक थे, और चूंकि इतिहास लेखक थे और समीक्षक थे, समीक्षक का मतलब जानते हैं आप लोग? मैं बताती हूँ। समीक्षक का मतलब होता है किसी भी लिखे हुए के बारे में उसके गुण दोष बताना, उसकी विधा बताना, उसके बारे में उसकी व्याख्या करना, उसके अनेक पाठ पुनर्पाठ करके उसकी अनेक व्याख्याएं करना, ये जो होता है समीक्षक और आलोचकों का काम होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े समीक्षक थे, बहुत बड़े आलोचक थे, और हम सारे बच्चे, मतलब आप लोग और मैं भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना बड़ा हिंदी में लेखक मिला है जिसने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित किया, और आज वो एक बहुत व्यवस्थित रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर सन 1884 को हुआ था। अगोना गांव में बस्ती जिले के 1884 में हुआ था। और आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत दिनों तक विभागाध्यक्ष, हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया, और हिंदी के विभागाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तुलसीदास, चिंतामणि और हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास लेखन
किया। ये बहुत बड़े निबंधकार थे, इतने बड़े निबंधकार थे कि अभी जब आप इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं, फिर जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आप वहां भी इनके लिखे हुए निबंध पढ़ेंगे। शुक्ल जी का निधन 2 फरवरी 1944 को हुआ था। ये तो हुआ हमारे इस पाठ आत्मनिर्भरता के लेखक का परिचय। अब आइए मैं आप लोगों से निबंध के बारे में बात करती हूं, ठीक है। अभी तो मैंने थोड़ा सा निबंध के बारे में बताया, लेकिन अब और बात करते हैं। किसी विधा पर आपका जब ज्ञान परखना होता है, हम लोगों को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ भी करना होता है तो हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं ना, इस विषय पर 10 पंक्तियां लिखकर लाओ, ऐसा कहते हैं ना। हर बार जैसे कोई त्योहार आता है, किसी महापुरुष का जन्मदिन अथवा कुछ भी आता है, तो हम आपसे क्या कहते हैं, इस पर 10 पंक्तियां लिखो। जब आप कक्षा 6 में थे तो हम कहते थे 10 पंक्तियां लिखो। फिर उसके बाद अब हम आपसे और थोड़ी बड़ी उम्मीद करते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपसे अपेक्षा बढ़ती जाएगी कि आप उसको ज़्यादा विस्तृत और वर्णनात्मक लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप उसको विस्तृत और वर्णनात्मक लिखेंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, निबंध कहेंगे, ठीक है। अब अगर आपको निबंध लिखना है, जैसे आपको एक पूरा सेंटेंस लिखने को कह दिया, एक वाक्य लिखने को कह दिया गया, एक वाक्य में आपको कुछ लिखना है किसी चीज के बारे में, तो वो अनुच्छेद हो जाएगा। लेकिन जब उसी को आप शुरुआत करके फिर मध्य में उसको विस्तृत उसका वर्णन करेंगे, एलाबोरेट करेंगे, और फिर उसका एक व्यवस्थित अंत करेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यस, बिल्कुल सही, आपने सही बताया, उसको फिर हम निबंध कहेंगे। तो ये तो था निबंध के बारे में हमारा जो हम थोड़ी सी बातें जानते थे। अब आप लोग याद रखोगे ना, निबंध क्या होता है, किसी भी विषय पर, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, किसी भी विषय पर जो एक व्यवस्थित लेख होता है, जानकारियों से युक्त, उसे क्या कहा जाता है, निबंध कहा जाता है। अब निबंध लेखन, हमने ये बताया, आपको इस बारे में पूरी डिटेल बता दी है कि सुव्यवस्थित जो लेख होता है वो निबंध होता है। ये किन किन विषयों पर हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, किसी भी विषय को केंद्र में रखकर निबंध का लेखन किया जा सकता है। अब निबंध लेखन आप करोगे कैसे, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ से जाने के बाद आपका मन करे कि हम एक निबंध लिखें, तो आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, हम निबंध को एक शीर्षक देंगे। क्या करेंगे, शीर्षक देंगे, जैसे लॉकडाउन, ठीक है। अब फिर हम उसको उपशीर्षकों में बांट लेंगे। क्या करेंगे, उपशीर्षकों में बांट लेंगे। उपशीर्षक का मतलब है लॉकडाउन क्यों हुआ, कैसे हुआ, लॉकडाउन के नियम क्या हैं, लॉकडाउन में क्या पालन, ऐसे हम इसको उपशीर्षकों में बांट लेंगे। अगर अधिक लंबा नहीं करना है तब भी कम से कम 3 शीर्षकों में निबंध को हम बांट लेंगे, जैसे आदि और मध्य और अंत, ठीक है। फिर इसको हम विचारों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करते जाएंगे और एक निबंध तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अपने इस पाठ के खत्म होने के बाद एक बहुत सुंदर निबंध लिखने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही करेंगे, जैसे मैंने बता दिया कि एक शीर्षक देंगे, शीर्षक के बाद फिर उपशीर्षक बना लेंगे। मुझे तो कितना भी बड़ा निबंध लिखना हो, जितना बड़ा निबंध लिखना हो, आपको उतने शीर्षकों में उसे बांटना होता है। तो जैसे अगर आपको छोटा निबंध लिखना है तो 3 ही शीर्षक बांटिए, एक प्रारंभ और एक मध्य और एक अंत, ठीक है। हो गया, एकदम आपको समझ में आ गया ना कि ऐसे ही एक अच्छे निबंध की रचना की जाती है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब निबंध लेखन के लिए ना अब हमें उसको सुंदर भी बनाना होता है। तो सुंदर बनाने के लिए हम उसमें अलग अलग महापुरुषों की कही हुई बातें, अच्छी किताबों से लिए हुए कोट,
अच्छी कविताएं, अच्छी लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन सब को मिलाकर हम उसे सुंदर बनाते हैं, उसे एक सुंदर और सुव्यवस्थित रचना बनाते हैं, तब वो एक अच्छा निबंध बनता है। तो अगर आपको अपने निबंध को सुंदर बनाना है तो जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय पर थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा आप गूगल पर सर्च करें। अब तो सबके पास फ़ोन है और उस फ़ोन में एक गूगल होता है जिस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी विषय के बारे में कुछ भी लिखना है तो आप उसको सर्च करें, नहीं तो फिर आप अपने हिंदी के अध्यापक से अथवा अपनी कक्षा अध्यापक से अथवा जो आपके पुस्तकालय के इंचार्ज मैडम हो उनसे उस विषय में कहें कि हमें पुस्तकें उपलब्ध करा दीजिए। फिर उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ें, फिर महापुरुषों के कोट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको किताबें मिल जाएंगी जिन किताबों में उसके बारे में दिए हुए बहुत सारे कोटेशंस होंगे, उक्तियां होंगी, मुहावरे होंगे, उनसे सजा करके आप एक सुंदर निबंध की रचना कर सकते हैं। तो हम अब इस पाठ के खत्म होने के बाद गृह कार्य के रूप में एक बहुत सुंदर निबंध लिखेंगे। मैं आगे बढ़ूं, पाठ पर चलें? गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको अपना ये जो पाठ है आत्मनिर्भरता, इसके बारे में बताऊंगी। इसमें डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने इस पाठ में क्या लिखा है। इस पाठ प्रस्तुत निबंध में लेखक ने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की सलाह दी है। अब स्वयं पर निर्भरता क्या होती है, कैसे होती है स्वयं पर निर्भरता? स्वयं पर निर्भरता को समझाने के लिए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे लोगों के उदाहरण दिए हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र एक बहुत विद्वान और राजा थे और वो बहुत सत्यवादी थे, वो हमेशा सच बोलते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आप लोगों को पता है ये बात? कभी भी जब किसी सत्य बोलने वाले के लिए बात कही जाती है तो कहते हैं कि अच्छा ये बड़े हरिश्चंद्र हो गए हैं। तो हरिश्चंद्र होना एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होने लगा है। हरिश्चंद्र इतने बड़े सत्यवादी राजा थे। तो हरिश्चंद्र सत्यवादी क्यों थे? क्योंकि उनमें आत्मसंस्कार थे, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। जैसे अगर आप में आत्मनिर्भरता नहीं, यहां पर बार बार भावनात्मक और मानसिक आत्मनिर्भरता की बात हमारा लेखक करता है। वो कहते हैं कि हमें स्वयं पर निर्भर रहना है, हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। तो किसी पर निर्भर रहना कैसा होगा? अगर जैसे मान लीजिए हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं, जैसे इसी किताब में महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब महाराणा प्रताप को बहुत जंगल जंगल घूमना पड़ा। वो हार चुके थे, अपनी सेना खो चुके थे और अपने परिवार के साथ वो जंगलों में घूम रहे थे। आप लोगों को ये बात पता है? जब वो अपने परिवार के साथ जंगलों में घूम रहे थे उस वक्त उनके परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी। तब उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो जो मुगल जो राजा है जिससे उनकी लड़ाई हो रही है उसके सामने वो आत्मसमर्पण कर दें और वो अपनी पराजय स्वीकार कर लें। लेकिन उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की और वो आत्मनिर्भर रहे, अपनी आत्मा पर निर्भर रहे और जो उनकी आत्मा ने कहा वो उन्होंने किया और वो जीवन भर लड़ते रहे। आज हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? राणा प्रताप को हम सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो जीवन भर लड़ते रहे, वे स्वयं पर निर्भर रहे, उन्होंने अपना आत्मसंस्कार, आत्मबल, आत्मविश्वास कभी नहीं खोया। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस तरह से अपने ऊपर निर्भर रहेगा, स्वयं पर निर्भर रहेगा, उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, आदर्श के रूप में याद रखा जाएगा। आगे एक और बात कहते हैं रामचंद्र शुक्ल कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री अथवा माँ है। अब आपको आत्मविश्वासी भी होना है, आत्मनिर्भर भी होना है, आपको किसी की सुननी भी नहीं है, लेकिन आपको विनम्र भी रहना है। अगर आप विनम्र नहीं हैं तब आप में आत्मसंस्कार नहीं है। आपको विनम्र रहना है, अपना जो भी काम करना है अपने मन से भले ही करना है लेकिन उसको विनम्रता पूर्वक करना है। अगर आप भीतर से विनम्र हैं
तभी आप आत्मसंस्कारी हो सकते हैं और तभी आप आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें वो और भी कहते हैं कि विनम्रता का अर्थ दब्बूपन कतई नहीं है। दब्बूपन क्या होता है? दब्बूपन का होता है कि आपको कोई भी मोटिवेट कर ले। मोटिवेट से मतलब कोई भी आपको आपके रास्ते से हटा दे। आप जो भी करना चाह रहे हैं, कोई भी आए आपको समझा करके वहां से उस रास्ते से हटा दे, तो ऐसा व्यक्ति विनम्र नहीं है। फिर उसे कहा जाएगा कि वो दब्बू है, वो हर किसी के कहे में आ सकता है। जैसे इसी अपने ये जो पाठ है, इसी पाठ में हम जो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं एक और उदाहरण देते हैं। वो एकलव्य का उदाहरण देते हैं। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने राज परिवार का ना होने के कारण राजपुत्रों के साथ धनुर्विद्या देने का ज्ञान देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो राजकुल के गुरु थे। लेकिन उसने अपने ऊपर भरोसा किया, उसने अपने आत्मसंस्कार पर भरोसा रखा और वो जंगल में गुरु की प्रतिमा बनाकर उसी के सामने बैठकर वो सीखता रहा। उसने अपना स्वयं पर भरोसा रखा और अपने भरोसे के दम पर उसने धनुर्विद्या का उच्चतम स्तर प्राप्त किया। एक और उदाहरण देते हुए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक रोमन राजनीतिक एक बार बलवाइयों के बीच में फंस गया। बलवाइयों मतलब ऐसे कहीं दंगा या युद्ध जैसी स्थिति, मारपीट की स्थिति बनी हुई थी, उनके बीच में फंस गया। तो जो बलवाई थे उन्होंने उसको देखकर व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, अब कहाँ है तेरा किला? तो उस रोमन राजनीतिक ने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा किला यहाँ है। यहाँ ये इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब हमारा सब कुछ हमारे आत्मबल में होता है, हमारी इच्छा में होता है, हमारी इच्छा शक्ति में होता है। और अगर हम अपनी इच्छा शक्ति या अपना आत्मबल खो दें तो हम सब कुछ खो देते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस दुनिया में महान हुआ है वो अपने आत्मबल, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ही महान हुआ है। इसी जो हमारा आत्मनिर्भरता का पाठ है, इसी आत्मनिर्भरता के पाठ में हमारे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जो इस पाठ के लेखक हैं, वो एक और उदाहरण देते हैं शिवाजी का। शिवाजी के पास कोई सेना नहीं थी और मुगल सल्तनत के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। मुगलों के पास तो बहुत बड़ी सेना थी भाई, वो तो पूरा देश पर था। लेकिन वो उनसे लोहा लेते रहे, पूरे जीवन लड़ते भी रहे और जीतते भी रहे। क्यों लड़ते जीतते रहे? क्योंकि वो अपने आत्मबल पर, अपने मन पर उनका पूरा कंट्रोल था और वो जानते थे, स्वयं पर उनका भरोसा था कि वो इस कार्य को कर सकते हैं। ये भी आत्मनिर्भरता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कोलंबस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, सुना है? हाँ बिल्कुल। कोलंबस जो है वो एक यात्री था और उसने अमेरिका जैसे बहुत बड़े महाद्वीप की खोज की। अब आप कभी कल्पना करो कि समुद्र में कोई एक डोंगी के सहारे चल पड़े, है ना? कितना बड़ा काम है। मैं तो जब भी सोचती हूँ तो मैं बिल्कुल घबरा जाती हूँ कि एक नाव लेकर कोई इतने बड़े अथाह समुद्र में चल पड़े। लेकिन क्या था, क्या ऐसा था जो कोलंबस को इतने बड़े समुद्र में एक डोंगी के सहारे चलने के लिए प्रेरित कर देता है? वह थी आत्मनिर्भरता, मतलब स्वयं पर निर्भर रहना, स्वयं पर भरोसा करना। यही एक गुण था जिसके कारण कोलंबस ने अमेरिका जैसे महाद्वीप की खोज की। अब हम उन शब्दों से आपका परिचय कराएंगे जो शब्द शायद आपने ना सुने हों, जिन्हें हम कठिन शब्द कहते हैं ना। अक्सर कहा जाता है कठिन शब्द, लेकिन मैं इन शब्दों को कहती हूं अपरिचित शब्द। तो अब हम आपको अपरिचित शब्दों से आपका परिचय कराएंगे। यह है आत्म सुधार। आत्म सुधार क्या होता है बच्चों? आत्म सुधार का अर्थ है अपना सुधार। अपना सुधार मतलब जब भी हम काम कर रहे हों तो हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बने। क्या बने? खुद के सबसे बड़े आलोचक।
आपको पता है एक बहुत बड़ी वो है उक्ति है कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब हमें अपनी आलोचना करने वालों को अपने नजदीक रखना चाहिए। लेकिन बच्चों, हमारे सबसे नजदीक कौन होता है? हम खुद अपने सबसे नजदीक होते हैं। इसलिए हमें अपना सुधार स्वयं करना चाहिए, अपने स्वयं की आलोचना करनी चाहिए और अपने स्वयं में सुधार करना चाहिए। तो ये शब्द है आत्म सुधार। आत्म सुधार भी आत्मनिर्भरता का ही एक अंग है। जो व्यक्ति आत्म सुधार नहीं कर सकता वो व्यक्ति आत्मनिर्भर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। दूसरा शब्द है आत्म मर्यादा, अपनी सीमा में रहना या स्वयं को सदाचार में रखना। आत्म मर्यादा भी बच्चों आत्मनिर्भरता का ही अंग है। आत्म मर्यादा का अर्थ है स्वयं को सीमा में रखना। हम सबकी सीमाएं होती हैं। जैसे बच्चों, आपकी सीमा है आप लोग वहां बैठे हुए हो, मेरी सीमा है कि मैं यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ। तो हमारी अपनी सीमाएं हैं ना। अब अगर मैं आकर वहां बैठूं और कहूं कि आप पढ़ाओ, मुझे पढ़ना है, तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो हम सब अपनी अपनी सीमाएं स्वयं तय करते हैं और जो व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता वही आगे चलकर आत्मनिर्भर बनता है। जब हम अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, इसका मतलब हमें स्वयं पर नियंत्रण है, और नियंत्रण है तो हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसके बाद है उच्चाशय। उच्च आशय, ये शब्द जो है उसका संधि विच्छेद है उच्च आशय, ऊंचा लक्ष्य अथवा ऊंचा अभिप्राय रखना। जैसे हमें हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। जैसे जैसे आप विद्यार्थी हो तो आपको क्या लक्ष्य आपका है? आप जितना अच्छा हो सके पढ़ सको, जितना अधिक से अधिक पढ़ो। जैसे मैंने कहा आप कल पाठ को पढ़ कर आओ, तो आप पूरा पाठ पढ़ कर आओ और एक बार प्रश्नोत्तर भी पलट लो। हो सकता है मैडम जब मैंने पाठ पढ़ लिया है और मुझे समझ में आ गया है, तो हो सकता है कि मैडम प्रश्नोत्तर भी पूछ लें। तो हमें हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हों उसमें हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, या ऊंचा लक्ष्य अथवा ऊंचा अभिप्राय। हमें अपने दिमाग को हमेशा अपने ऊंचा रखना चाहिए। बलवाई बताया था ना कि एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवाइयों के बीच में फंस गया था। अभी मैंने एक वाक्य प्रयोग किया था। तो बलवाई का अर्थ है बच्चों दंगा करने वाले। दंगा मतलब लड़ने, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर लड़ने लगे, दो समूह बन जाएं और दो समूह एक दूसरे से लड़ने लगे, तो उसको कहते हैं बलवाई। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। जैसे हम जानना चाहते हैं ना, कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, ये जो प्रश्न हैं ये जिज्ञासा के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। अब मैंने आपको बताया कि एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवाइयों के बीच फंस गया। अब आपके मन में आया होगा कि वो रोमन राजनीतिज्ञ कौन था, क्या नाम रहा होगा उसका। तो इस तरह के प्रश्न से जो प्रतिप्रश्न पैदा होते हैं वो क्या होते हैं? जिज्ञासा। ये तमाम जिज्ञासाएं, ये दुनिया जो है, इस दुनिया के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जितना भी जानते हैं कम जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें हम बहुत बहुत छोटा सा इसका हिस्सा है। तो अधिक से अधिक जानने की जो इच्छा है वो क्या होती है? जिज्ञासा होती है। अंधभक्त का अर्थ है बिना विचारे किसी पर श्रद्धा भक्ति करना। जैसे मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूं तो आप उस पर विचार न करें। जैसे मैं अभी मान लो आपको कह दूं कि पानी उड़ता है, हवा बहती है, और आप हमारी बात पर यकीन कर लो। हवा तो बहती कहा जाता है, हवा चलती है, बहती है, लेकिन पानी तो उड़ता नहीं है। पानी तो उस पर होता है, ज़मीन पर या नदी में या कुएं में या तालाब में। लेकिन मैं आपको कह दूं कि आज मेरे घर में
नल से ना दूध आया था, तो क्या आप हम मुझ पर यकीन कर लोगे? नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप अंधभक्त नहीं हो। तब आप विचार करोगे कैसे आया होगा दूध, दूध कैसे आ सकता है नल में? नल में तो हमारे सिर्फ कारपोरेशन से पानी ही आता है। तो जो बिना विचारे किसी भी तरह से विश्वास कर लेता है वो अंधभक्त होता है। ठीक है। और यह है फिर निर्द्वंद, जो किसी द्वंद से मुक्त हो, बार बार सोचता ना हो, वो निर्द्वंद होता है। अध्यवसायी, जो लगातार प्रयत्न करे, इसमें बार बार है ना, एक बार हार जाए लेकिन वो बार बार लड़ता रहे, कोशिश करता रहे, उद्यमशील हो, लगातार काम करता रहे, रुके ना, तो उसे क्या कहते हैं? अध्यवसायी। चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति का मतलब होता है मन का भाव। हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारे मन में सोच होती है, उसे चित्तवृत्ति कहा जाता है। यह है व्याकरण। व्याकरण में जीवन निर्वाह, पिछली कक्षाओं में हम कई बार सामासिक पद के बारे में पढ़ चुके हैं। जीवन निर्वाह जो है वो समास पद का विग्रह है, जीवन का निर्वाह। ठीक। हमको अहंकार वृत्ति, आत्ममर्यादा, आत्म संस्कार, चित्तवृत्ति, राम लक्ष्मण, इनका हमें क्या करना है? सामासिक विग्रह करना है, समास पद का विग्रह करना है। दो मैं आपको बता रही हूं, बाकी आप स्वयं करेंगे। अहंकार की वृत्ति, इस सामासिक पद का विग्रह होगा अहंकार की वृत्ति। आत्म मर्यादा, आत्मा की मर्यादा। ये दो मैंने आपको बताया। इसको तीन आप अपनी कॉपी में स्वयं करके मुझे दिखाएंगे। अब यह है भाषा की समझ। बच्चों, आपको पता है मुहावरे, अब तो आप कक्षा 8 में हो, और कक्षा 8 में तो बच्चे मुहावरों के बारे में बहुत अच्छी तरह जान जाते हैं। तो ये जो मुहावरा होते हैं, ये भाषा की ग्राह्यता और सौंदर्य दोनों बढ़ाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से हम थोड़े से में ही बहुत बड़ी बात कह लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं जिनका मैं अभी आपको अर्थ समझाऊंगी। जैसे मुंह ताकना। मुंह ताकना मतलब किसी पर आश्रित रहना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो वही आत्मनिर्भरता जो है ये अपने पैरों पर खड़ा होना। दृष्टि नीची होना का अर्थ है अपमानित होना। सिर ऊपर होना, सम्मानित होना। कठपुतली बनना, किसी के कहे पर चलना या अंधभक्त होना, किसी के इशारे पर नाचना। कठपुतली को ऐसे नचाता है ना कठपुतली नचाने वाला, तो किसी के इशारे पर नाचना, किसी के कहे पर चलना क्या होता है? कठपुतली बनना। हृदय पर हाथ रखना। हृदय पर हाथ रखने का अर्थ है सोचना। भावनात्मक तरीके से यह माना जाता है कि हृदय जो है वो भावना का स्थान है, तो हृदय पर हाथ रखने का अर्थ है सोचना। ये देखिए, अब नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री अथवा माता है। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विनम्र है वही आत्मनिर्भर हो सकता है। मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, यह उसके हाथ में है, वह चाहे जिधर लगाए। बेड़ा का अर्थ होता है बच्चों नाव, और ये जीवन को यहाँ इस पाठ का लेखक नदी की तरह मानता है, और ये मानता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो नाव की तरह है। वो अपने आत्म संस्कार से, आत्म मर्यादा से, आत्मनियंत्रण से, आत्मनिर्भरता से जिधर चाहे उधर अपनी जीवन नौका लगा सकता है। लोग अपनी सफलता का मार्ग निकाल लेते हैं। जो लोग करना चाहते हैं, जो अध्यवसायी, अभी अध्यवसायी शब्द का इस्तेमाल किया था ना, जो उद्यमशील लोग होते हैं वे अपनी सफलता का मार्ग निकाल लेते हैं। अब यह है, ये प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छी तरह से। इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे और फिर हम इसको देखेंगे। ये काम पूरी क्लास मिलकर करेगी। आप लोग अपने अभी पुस्तकालय में जाएंगे और वहां से निबंध संग्रह की पुस्तक ढूंढेंगे और उसको पढ़ेंगे, और फिर हम सब मिलकर के उस पर चर्चा करेंगे, या आप अपनी जो हिंदी की अध्यापक होंगी उनके साथ मिलकर के निबंध संग्रह की किताब पर चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना कि हम मिलकर निबंध लिखने वाले हैं। निबंध लेखन कैसे होता है?
पहले शीर्षक में बांटेंगे, उपशीर्षकों में बांटेंगे, और फिर उसके बाद ज़्यादा उपशीर्षक ना हो तो 3 आदि, मध्य और अंत, और फिर उसमें कोटेशन डालेंगे। तो इस तरह से आपके पास 3 विषय हैं, कोरोना महामारी, लॉकडाउन, शिशिर ऋतु। जिसको जो विषय पसंद आएगा उसमें वो इस पर निबंध लिखेगा और फिर पुस्तकालय से, कंप्यूटर से अथवा मोबाइल की मदद से खोजकर निबंध पढ़ेंगे। और वो निबंध प्रसिद्ध क्यों हैं, प्रसिद्ध निबंध पढ़ेंगे और फिर वो प्रसिद्ध क्यों हैं इस पर 10 वाक्य लिखेंगे। और अपने विद्यालय में जो मैगजीन आती हैं, जो पत्रिकाएं आती हैं, उसमें से भी ढूंढकर निबंध पढ़ेंगे। बच्चों, ललित निबंध के बारे में भी आप खोज कर पढ़ेंगे। ललित निबंध जो है वो एक बहुत सुंदर विधा है। जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तब उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अभी एक कठिन विषय है, बस इसका परिचय ये है कि वो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सजा कर लिखा जाता है, तो उसे ललित निबंध कहा जाता है। और ललित निबंध जो है वो कविता की तरह होता है। ललित निबंध को जरूरी नहीं कि आप शीर्षक उपशीर्षक में बांटें, वो एक फ्लो में लिखा जाता रहता है। इस तरह आपका ये आत्मनिर्भरता पाठ आज खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तमाम जो आपको उदाहरण दिए हैं वो भी समझ में आए होंगे। आज का पाठ यहीं पर हम खत्म करते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्ते।